आज मैं आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका उदय एवं विकास के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रवाद क्या है, यह अवधारणा कहाँ से आई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति पुनर्जागरण काल में ही हो गई थी। यह पुनर्जागरण काल जो है, यह यूरोप में एक काल आया था। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जागरण। यह काल आया था कि जिस समय कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो गया था, तो वहाँ कस्तुनतुनिया बहुत ही विकसित जगह था। यहाँ पर कला, साहित्य, धर्म, हर क्षेत्र में प्रगति हुई थी। उस पर जब कब्जा कर लिया गया 1453 ईस्वी में, तो इन तुर्कों से परेशान होकर वहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी थे, चाहे तो दार्शनिक हों या धार्मिक हों या फिर साहित्यकार हों, वैज्ञानिक हों, ये लोग यूरोप के अन्य देशों में चले गए और वहाँ जाकर इन लोगों ने अपने कला का, अपने साहित्य का और अपने विज्ञान का लोगों को परिचय दिया। लोग उससे अवगत हुए और उसके बाद से ऐसा समझिए कि पूरा विश्व जो था वो मध्य युगीन व्यवस्था से आधुनिक युगीन व्यवस्था में आया। इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया। पुनर्जागरण काल में यह बात शुरू हो चुकी थी, लेकिन वास्तविक राष्ट्रवाद की परिकल्पना धरती पर साकार हुई है फ्रांस की क्रांति से। आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले की कक्षा में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति का मूल मंत्र ही था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। चूंकि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक चेतना है, यह व्यक्ति के सोच में या व्यक्ति के विचार में आता है। धर्म का भी असर होता है राष्ट्रवाद में। भारत में मुगल काल था, अकबर महान। भारत में मौर्य काल था, अशोक महान। भारत में गुप्त काल था, स्वर्ण काल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। तो जब ऐसे महान शासक भारत में हुए, तो भारत में क्यों नहीं राष्ट्रवाद था? क्यों हम फ्रांस की क्रांति से कहते हैं कि राष्ट्रवाद हुआ? इसके पीछे यही कारण था कि उस समय बहुराष्ट्रीय राज्य थे। अकबर था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, अशोक थे, लेकिन इनका एक राज्य था मगध। पूरा भारत, अखंड भारत एक जगह सम्मिलित नहीं था। राष्ट्रवाद की परिकल्पना यही है कि देश के प्रति समर्पण, देश की प्रति भक्ति। चूँकि कहा भी जाता है कि अगर देशभक्ति न हो तो राष्ट्रवाद शून्य हो जाता है। किसी न किसी रूप में आपको देश के प्रति समर्पण करना ही होगा, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिर राजतंत्र के हो या आर्थिक समानता हो। बहुत तरह की बातें इसमें आएंगी जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कहा भी जाता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, गर स्वर्ग है कहीं उतार ला जमीन पर। आपको पता चलेगा कि राष्ट्रवाद के पहले की व्यवस्था और राष्ट्रवाद जब धरती पर आया, खासकर यूरोप से जो शुरू हुआ, उसके बाद की व्यवस्था में आपको क्या अंतर समझ में आएगा, आप अभी तुरंत देखेंगे। फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, क्या स्थिति थी? पुरातन व्यवस्था कितनी जटिल थी। राजा जो था वो निरंकुश था, आर्थिक आज़ादी नहीं थी, दास प्रथा थी, टैक्स देना पड़ता था चर्च को, टैक्स देना पड़ता था सामंत को, राजा को टैक्स देना पड़ता था। सरकार चुनने की आज़ादी नहीं थी, राजा जो था वह वंशानुगत था, लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। ये सब बातें आप लोग जानते हैं, पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में। मॉन्टेस्क्यू ने 1789 ईस्वी की क्रांति के पूर्व फ्रांस में एक ऐसी व्यवस्था का लोगों के बारे में लोगों को बताया, लोगों को परिचित किया और लोग उससे काफ़ी प्रभावित हुए। उसने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो सरकार के 3 अंग होते हैं, यह तीनों एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यानी सेपरेशन ऑफ पावर,
मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया। वॉल्टेयर चर्च का सख्त विरोधी था, वह चर्च के विशेषाधिकार का विरोधी था, वह चर्च में फैल रहे कुव्यवस्था का विरोधी था, वह चर्च में जो भ्रष्टाचार फैल चुका था उसका विरोधी था। लोग पाप मोचन पत्र खरीदा करते थे, पाप कर लिए, चर्च में गए और वहाँ पर पादरी से वे लोग एक पाप मोचन पत्र खरीदते थे पैसा देकर, और वो जिसके पास होता था वो पाप से मुक्त हो जाता था। राजा से ये लोग लेटर दी कैचे जिसको कहा जाता है, पत्र था राजा से, वे खरीद लेते थे पैसा देकर, और उसके आधार पर वह किसी को भी गिरफ्तार करा सकते थे। इस तरह की अराजकता फ्रांस में थी। मॉन्टेस्क्यू ने चर्च पर कुठाराघात किया। इसने कहा कि 100 बिल्लियों से के अधीन शासन करने से अच्छा है कि एक शेर के अधीन रहा जाए। वह राजा को मजबूत चाहता था, लेकिन चर्च में व्यवस्था चाहता था, कुव्यवस्था को दूर करना चाहता था। फिर रूसो आया, फ्रांस का दार्शनिक। इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि यह जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो राजा है, यह सामाजिक बंधन के द्वारा है, क्योंकि व्यक्ति मैन इज बॉर्न फ्री बट फाइंड्स हिमसेल्फ एवरीवेयर इन चेन। वह जन्म तो लेता है पूरी तरह आज़ाद, लेकिन जब वो बढ़ता है आगे, जब तो देखता है कि कई तरह के बंधनों से वह जकड़ा हुआ है। राजा का बंधन, चर्च का बंधन, और फिर कुलीन का बंधन, इस तरह की बातें होती थी। फ्रांस का एक दार्शनिक थे रेनन, और वहाँ के कलाकार थे सॉरियू। इन्होंने भी राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। सॉरियू ने तो चित्र के द्वारा लोगों को, जैसे कि एक तरह का वस्त्र पहनने वाले एक राष्ट्रवादी, उनके अंदर भावना जगती थी, इस तरह से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया गया। फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांति के पश्चात जो वहां पर नेशनल असेंबली बनी, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक राजा ने बुलाया, क्योंकि उन्हें कर बढ़ाना था, जनता पर कर ज़्यादा देना था। उनके यहाँ बहुत फिजूल खर्ची हो रही थी, अय्याशी हो रही थी, और खजाना खाली था। 175 साल के बाद, यानी 1614 ईस्वी के बाद 1789 ईस्वी में यह बैठक होती है। 175 साल के बाद यह बैठक बुलाई गई। बैठक में 3 स्टेट थे, आप लोग सब जानते हैं। फर्स्ट स्टेट पादरी का, सेकेंड स्टेट कुलीन का, थर्ड स्टेट सामान्य जनता की। उस पर विरोध हुआ वोट के लेकर। तीनों का वोट वैल्यू 1 रखा गया, हर ग्रुप का, हर स्टेट का 1 रखा गया, जबकि सदस्य थे 300, 300 और थर्ड स्टेट में 600। मिराबो और आवेसिये के नेतृत्व में ये लोग वापस निकल गए, और ये लोग उस स्टेट जनरल का बहिष्कार किए, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को और मजदूरों को, किसानों को वहाँ पर स्टेट जनरल में बुलाया ही नहीं गया था। फिर इन लोगों ने नेशनल असेंबली का गठन किया। ये सब राष्ट्रवादी भावना के चलते हो रहा था। इनके अंदर राष्ट्रवादी भावना इतनी प्रबल हो गई थी कि वे एक राष्ट्र चाहते थे जहाँ पर सबको समान दृष्टि से देखा जाए, न कोई गरीब हो, न कोई अमीर हो, राजा जो भी बने वह सबको समान दृष्टि से देखे, तानाशाही न हो, निरंकुशता न हो, और भ्रष्टाचार और व्यभिचार न हो। नेशनल असेंबली ने बाध्य किया राजा को, और अंततः राजा जो था फ्रांस का लुई 16वां, जो क्रांति के समय राजा था, वह वहाँ का संवैधानिक राजा माना गया। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। राष्ट्रवाद की पहली सफलता फ्रांस में हुई, क्योंकि एक निरंकुश राजतंत्र से एक संवैधानिक राजतंत्र, यानी एक वैसा राजा जो संविधान के तहत काम करेगा। और नेशनल असेंबली के 745 सदस्य शासन करने के लिए वहाँ पर हुए। हालांकि यहाँ भी थोड़ी बहुत राष्ट्रवाद अभी पूरी तरह नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जो 3 दिनों का कर देते थे, या फिर महिलाओं को वंचित कर दिया गया और गरीब लोगों को वंचित कर दिया गया।
या आगे हम लोग देखेंगे कि आगे इसमें और बातें होंगी। तो इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी, जो भावना थी, वह सबसे पहले फ्रांस में हुई। अब फ्रांस का थोड़ा सा हम लोग नक्शा में ज्योग्राफी देख लें, नक्शा में किस प्रकार फ्रांस कहाँ पर स्थित है। अगर यह फ्रांस है तो इसके इस तरफ जर्मनी था और यहाँ पर इटली था, बीच में स्विट्जरलैंड था, यहाँ पर इंग्लैंड। थोड़ा और पूरब साइड चलते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इस तरह देश थे। तो जो असर यहाँ पर था, जो प्रभाव हुआ, जो सरकार सत्ता में परिवर्तन हुआ, निश्चित तौर पर इसके अगल बगल के देशों में होगा। यहाँ पोलैंड भी था। इस प्रकार फ्रांस के जो क्रांति का जो असर हुआ 1789 ईस्वी की क्रांति का, वह सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ा जो उसके अगल बगल के थे। तो इसलिए माना जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। यह भावना जो धरती पर पहली दफा अगर किसी ने उतारा तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने उतारा था। अब हम देखेंगे आगे कि न सिर्फ अन्य देशों में, बल्कि इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब कुछ ऐसी बातें थी जो इसी राष्ट्रवाद का ही उपज है। फ्रांस में अब नेपोलियन गद्दी पर बैठा। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसिल के रूप में सत्ता पर आया, फर्स्ट काउंसिल। और उसके बाद उसने 1804 ईस्वी में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। अब जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो देखिए धीरे धीरे फ्रांस में, चूंकि फ्रांस राजनीतिक प्रयोगशाला था, वहाँ पर कभी निरंकुश राजतंत्र, कभी संवैधानिक राजतंत्र, फिर उसके बाद बीच में रॉबेस्पियर का काल आया, आतंक का राज, वह गणतंत्र, फिर नेपोलियन का काल आ गया सम्राट, इसका फिर क्रांति होगी 1830 की, पुनः राजतंत्र, गणतंत्र, इस तरह का प्रयोग वहाँ चलता रहा। नेपोलियन का जो विजय था, इसने काफ़ी युद्ध किया और हर जगह सफलता पाई। तो नेपोलियन ने क्या किया कि 1804 ईस्वी में इसने अपना एक नेपोलियन कोड लागू किया। फ्रांस में बिखरे हुए नियमों को एक पुस्तक का रूप दिया, कोड बनाया और उसको उसने लागू किया। यह नेपोलियन कोड न सिर्फ फ्रांस में लागू हुआ, बल्कि नेपोलियन जहाँ जहाँ जीतता था, चाहे वो इटली का क्षेत्र हो, चाहे वो फ्रांस का ये जर्मनी का क्षेत्र हो, या पोलैंड हो, या ऑस्ट्रिया का क्षेत्र हो, हर जगह वो नेपोलियन अपना कोड लागू करता था। और वही व्यवस्था लागू करता था जो फ्रांस में थी। उन देशों के लोग जहाँ पर नेपोलियन विजय करता था काफ़ी खुश होते थे और इसका स्वागत करते थे नेपोलियन के विजय का। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भी, चूँकि नेपोलियन ने उनको इतना एक सूत्र में बांध दिया, क्योंकि इसने न सिर्फ नेपोलियन कोड लागू किया बल्कि नागरिक स्वतंत्रता दी, इसने एक मुद्रा का प्रचलन किया, इसने दास प्रथा पर भी अंकुश लगाया, इसने आर्थिक आजादी दी, यानी एक चुंगी व्यवस्था, एक कर प्रणाली, जो भी व्यवस्था थी वो एक व्यवस्था उससे उसने काम किया। उसने लोगों को, जैसे क्रांति के समय फ्रांस में क्या स्थिति थी, अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग सामंतों का अलग अलग टैक्स था, लोग बहुत परेशान हुआ करते थे, व्यापार जो था वह बेढंगा हो चुका था। तो इस प्रकार नेपोलियन के इस एकीकरण से, इन व्यवस्थाओं से फ्रांस उन्नति कर रहा था। और जहाँ जहाँ पर नेपोलियन विजय प्राप्त करता था वहाँ पर वह यही व्यवस्था करता था, वहाँ के लोग स्वागत करते थे। लेकिन इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण वहाँ के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना जगी कि हम भी तो एक स्वतंत्र राष्ट्र हो सकते हैं,
इसलिए कहा जाता है कि नेपोलियन के विजय ने राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाई। इसने इटली और एकीकरण जो हुआ इटली और जर्मनी का, इसके एकीकरण में नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इसने इटली में ट्रांसपेडन गणराज्य की स्थापना कर दी थी, सिसलपाइन गणराज्य की स्थापना कर दी थी, जर्मनी में इसने राइन गणराज्य की स्थापना कर दी थी, फ्रांस में इसने डची ग्रैंड की स्थापना पोलैंड में कर दी थी, डची ग्रैंड पोलैंड। जिन देशों में यह जाता था वहां पर वो एक नई व्यवस्था लागू करता था। जर्मनी में राइन व्यवस्था, इटली में ट्रांसपेडेन और सिसलपाइन व्यवस्था, पोलैंड में ग्रैंड डची व्यवस्था। फिर इसने 39 जर्मन राज्यों का एक संघ बनाया। इस प्रकार इसने वहां जो बिखरे हुए जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको एक सूत्र में बांधकर नेपोलियन प्रशासन किया और काफी युद्ध भी जीता। इन सभी कृत्यों से, कारणों से, हालांकि वो नेपोलियन अपने प्रशासन के हित के लिए किया करता था, नेपोलियन के दिमाग में भी यह बात नहीं होगी कि वे राष्ट्र स्वतंत्र होने की बात करेंगे, और नेपोलियन के समय तक उन्होंने किया भी नहीं। लेकिन उनके अंदर एक अंडर करेंट उसने पैदा कर दिया जो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बलवती हो गई। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया, और नेपोलियन को पराजित करने में रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड ये मशहूर थे। यही लोग मुख्य रूप से भाग लिए थे। रूस, आपका ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड और फिर प्रसा, ये 4 देश जो थे ये वाटरलू के युद्ध में भाग लिए थे। नेपोलियन को खत्म कर दिया गया, मर गया। अब नेपोलियन की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो व्यवस्था होगी, इसकी चर्चा हम लोग कुछ ही देर में करेंगे, जिसको हम लोग मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। उससे हम लोग को पता चलेगा कि किस प्रकार राष्ट्रवाद को और बढ़ावा मिला, क्योंकि जितने भी कार्य हो रहे थे फ्रांस की क्रांति के बाद, अब वह रुकने वाला नहीं था। लोगों ने मॉन्टेस्क्यू को पढ़ लिया था, लोगों ने वॉल्टेयर और रूसो को जान लिया था, लोग जो थे वे तुर्जो और नेकर की अर्थव्यवस्था से परिचित हो चुके थे, नेपोलियन के शासन पद्धति को वे समझ चुके थे, वे लोग नेशनल असेंबली का संविधान जान चुके थे, उन्हें पता था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का क्या मजा है, और उस मजा को चखने के लिए राष्ट्रवाद अब तेजी से पूरे यूरोप में बढ़ रहा था। इस राष्ट्रवाद के बढ़ने के पीछे कुछ और कारण थे जो सहायक तत्व हम कह सकते हैं। वह सहायक तत्व था, पहला कुलीन वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा रोमानीवाद। ये लोग सहायक तत्व थे। अब कुलीन वर्ग ने कैसे राष्ट्रवाद को बढ़ाया, इसके बारे में हम समझें। कुलीन कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी देश राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत हो जाए, क्योंकि उससे उनका अहित होता था। लेकिन कुलीनों का एक वर्ग था, और वे कुलीन आपस में ही शादी विवाह आना जाना उनका हुआ करता था। इसलिए कुलीनों की एकता को बनाए रखना यह कुलीन वर्ग का सबसे बड़ा रोल था। और कुलीन, चूंकि कुलीन की बात सब मानते थे, समाज पर इनका असर था, लोग इन्हें श्रेष्ठ समझते थे, लोग इन्हें सेकेंड स्टेट के लोग समझते थे, फ्रांस में खासकर और सभी जगह। तो ये जो कुलीन, जिसमें कि सामंत आते थे, धनी मानी लोग आते थे, जमींदार आते थे, राजा के दरबारी आते थे, या बड़े बड़े पदाधिकारी आते थे, इन कुलीन लोगों का समाज पर अच्छा असर था, और इन लोगों ने, इनकी एकता ने राष्ट्रवाद में अच्छा मदद किया। दूसरा वर्ग था मध्यम वर्ग। यह वह वर्ग था जो मेहनत करता था और कमाता था, खाता था। लेकिन यह वही वर्ग था जो शिक्षित था, जो पढ़ता था, जो देश विदेश के न्यूज़ को, समाचार को, साहित्य को
पढ़कर समझ चुका था कि राष्ट्रवाद क्या है और साम्यवाद क्या है और निरंकुश राजतंत्र क्या है। यह दीदरो के उस डिक्शनरी को भी पढ़ चुका था जिसमें कि हर शब्द की अलग अलग व्याख्या दीदरो ने की थी। यह समझ चुका था कि राजा जो है वह देवता का प्रतिनिधि नहीं होता है, राजा जो होता है वह हमारा प्रतिनिधि होता है और हमने उसको राजा बनाया इसलिए वह राजा है। वह यह समझ चुका था कि लुई 14वां जो बोला करता था कि आई एम दी स्टेट, वह उसका अहंकार था। वह समझ चुका था कि लुई 16वां की यह बात कि मैं जो सोचता हूं वही कानून है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं, यह नहीं होगा, कानून वह होगा जो जनता चाहती है। यह मध्यम वर्ग काफ़ी शिक्षित हो चुका था और उद्वेलित था। यह उस परिवर्तन की मांग चाहता था जो वह पढ़ चुका था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात वह जान चुका था। मध्यम वर्ग में पुरुष भी आते हैं, महिला भी आती हैं। फ्रांस की पहली क्रांति में सिर्फ पुरुषों को, और वे भी जो 3 दिनों का टैक्स देते थे, उनको वोट देने का अधिकार हुआ और वोट से वे शासक चुन सकते थे। महिलाओं ने विरोध किया और एक आंदोलन जगा कि अगर सरकार में वयस्क मताधिकार का पूर्ण अगर अधिकार सबको न मिले, वे लोग जो 21 साल या 25 साल जो भी आप निर्धारित करें, अगर सभी समान रूप से वोट न दें तो फिर राष्ट्रवादी भावना असफल होती है। तो यह मध्यम वर्ग समझ चुका था। यही कारण था कि मध्यम वर्ग ने एक राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़े सहायक तत्व के रूप में काम किया। तीसरा है रूमानीवाद। रूमानीवाद ये लोग संगीत के द्वारा, चित्र के द्वारा, साहित्य के द्वारा लोगों में एक जन चेतना पैदा कर रहे थे कि इस तरह की बात होनी चाहिए। रूमानीवादी व्यवस्था वहाँ पर थी और उस साहित्य के द्वारा जो पढ़े लिखे लोग थे, खासकर मध्यम वर्ग, वह इससे काफ़ी उद्वेलित हुआ करता था। तो इस तरह की बातें हम उस समय की स्थिति में, खासकर 18वीं 19वीं शताब्दी में हम देखते थे, क्योंकि उसी समय औद्योगिक क्रांति भी हो चुकी थी। जगह जगह उद्योग लग चुके थे। इंग्लैंड से शुरू होने वाला यह क्रांति यूरोप के अन्य देशों में फैल चुका था और जब जहाँ उद्योग बढ़े वहाँ पर कामगार और कारीगर बढ़े और उनकी आमदनी बढ़ी। लेकिन यह आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में महंगाई दर बढ़ रही थी। फिर भी राष्ट्रवाद में मध्यम वर्ग का काफ़ी बड़ा रोल था। फिर हम देखेंगे कि उस समय उदारवादी राष्ट्रवाद की एक भावना आई थी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। यह क्या है? उदार शब्द जो है यह लैटिन के लीबर शब्द से आया है। इसी से लिबरलिज्म बना, उदारवाद। इसका मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश न हो, यह लैटिन शब्द है लीबर। इसी से उदारवादी विचारधारा आया। यह 2 प्रकार का होता था, एक राजनीतिक और सामाजिक उदारवाद और दूसरा आर्थिक उदारवाद। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अगर सबको पूरी स्वतंत्रता हो, उसे हम राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक उदारवाद कहते हैं। यानी किसी से कोई भेद नहीं करना, कोई अछूत नहीं मानना, किसी को दास नहीं समझना, लोगों को बराबर हक है संपत्ति पर, संपत्ति का अधिकार है। ऐसा नहीं कि सारी संपत्ति राजा की है या चर्च की है या सामंत की है और हम सिर्फ उसके मजदूर हैं। यह आर्थिक उदारवाद का यह लक्षण नहीं था। तो इस उदारवाद के द्वारा लोगों में राजनीतिक और सामाजिक उदारवाद की चेतना जगी। और हमने तो पहले ही आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवियों ने काफ़ी बहुत बड़ा एक रोल अदा कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए थे। आर्थिक उदारवाद हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अर्थ के क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो या उद्योग हो या कुछ भी हो, उसे पूरी आज़ादी है अपने अनुसार काम करने की, किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण उस पर न हो। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले वे
दासता के रूप में या दास मजदूर के रूप में वे कार्य करते थे, क्योंकि उनके पास ज़मीन ही बहुत कम हुआ करती थी। जो भी संपत्ति, जो भी ज़मीन थी, भूमि थी या उद्योग थे, वे बड़े बड़े सामंतों के थे और उसके यहाँ यह मजदूर के रूप में काम किया करते थे। आर्थिक उदारवाद में इन्हें पूरी तरह आज़ादी दी गई कि आप अपना व्यापार, अपना उद्योग, अपनी कृषि अपने अनुसार कर सकते हैं। राजा को या सरकार को जो भी टैक्स देना है उसकी एक निर्धारित सीमा तय की गई कि आपको इतना ही टैक्स देना है। क्योंकि कर प्रणाली नेपोलियन ने अपने कोड में पूरी व्यवस्था एक जैसी कर दी थी। अगर आप फ्रांस में हैं तो किसी भी प्रांत में हैं, आपको उतना ही कर देना पड़ेगा जितना कि दूसरे प्रांत में देना पड़ेगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ एक व्यवस्था थी। और जर्मनी में, खासकर उस समय प्रसा कहा जाता था उसको, प्रसा में एक जोलवराइन की व्यवस्था की गई थी। यह एक संघ बनाया गया था व्यापारियों का, जोलवराइन संघ। और यह जोलवराइन संघ जो था वह पूरे व्यापारियों का हित की रक्षा किया करता था। और कहा जाता है कि इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में इस जोलवराइन संघ का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि सबसे पहले आर्थिक एकीकरण हुआ और तब उनका राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार आर्थिक उदारवाद और सामाजिक और राजनीतिक उदारवाद भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिए। अब हम देखेंगे कि 1815 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ? उसके बाद की जो स्थिति हुई वह पूरी तरह राष्ट्रवाद को कुचलने की स्थिति थी, क्योंकि उसके बाद पूरे यूरोप के लोगों ने एक रूढ़िवादी व्यवस्था कायम की। रूढ़िवादी व्यवस्था कहते हैं कि वह व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, पुरातन व्यवस्था, इन लोगों ने इसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। वियना की संधि 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हत्या होती है। और इसी 1815 ईस्वी में फ्रांस, ये रसा, प्रसा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने बर्लिन में एक कांग्रेस जुटाया। मतलब आपस में ये लोग जुड़े बर्लिन में। उसको हम लोग कहते हैं बर्लिन कांग्रेस। कब हुआ? यह 1815 में। 1815 का क्यों महत्व है? क्योंकि उसी समय नेपोलियन की मृत्यु होती है। और इन लोगों का एक ही उद्देश्य था इस बर्लिन कांग्रेस में कि नेपोलियन ने अपने युद्धों से जो यूरोप को क्षत विक्षत कर दिया था, इसका राज छीन लिया, उसका राज छीन लिया, उसका छीन लिया, प्रसा का छीन लिया, ऑस्ट्रिया का छीन लिया, उसको पुनर्स्थापित कर दिया जाए। फ्रांस में जो बुर्बो वंश का शासन छीना गया था लुई 16वां से, उसको पुनः राजतंत्र की स्थापना की जाए। क्योंकि इन्हें भय था, जो अभी हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के चारों तरफ स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है। इन्हें डर था कि अगर ऐसा न करेंगे तो ये राष्ट्रवाद हमारे यहाँ भी फैलेगा और हमारी निरंकुशता समाप्त हो जाएगी। इन लोगों ने एक समझौता किया जिसको कि हम लोग बर्लिन पैक्ट कहते हैं, या बर्लिन का समझौता। इन लोगों में ये जो 4 देश थे, इसमें ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, यह काफ़ी उग्र था और काफ़ी निरंकुश था। तो हम देखेंगे कि 1815 ईस्वी से लेकर यह मेटरनिक जब तक कि इंग्लैंड नहीं भाग गया, 1848 ईस्वी तक, 1848 ईस्वी की जब क्रांति होती है फ्रांस में, तीसरी क्रांति, तब मेटरनिक ऑस्ट्रिया से भाग गया था। वहाँ की पूरी व्यवस्था मेटरनिक के हाथ में थी। अर्थात उस यूरोप को मेटरनिक व्यवस्था के द्वारा संचालित और
शासित किया जा रहा था। तो यह जो मेटरनिक व्यवस्था है, इसका काल हम 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक मान सकते हैं। 1848 में जब फ्रांस की तीसरी क्रांति होती है तो मेटरनिक भागकर इंग्लैंड चला गया। अब इस समझौता में इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। इस 1815 के वाटरलू युद्ध में फ्रांस के विरुद्ध एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और इंग्लैंड थे। इन चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध एक ग्रुप बनाया और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को परास्त कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि यह जो राष्ट्रवादी विचारधारा जो फैल चुकी है इसका असर इनके देशों में न पड़े। और नेपोलियन ने अपनी विजयों के द्वारा पूरे यूरोप के मानचित्र को खंड विखंड कर दिया था। सभी जगह उसने युद्ध करके उन प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। इसको पराजित करने के बाद ये चारों देश, क्योंकि उस समय यूरोप में इन्हीं लोगों का बोलबाला था, ये जो इंग्लैंड जो था वो फ्रांस के ऊपर था, नॉर्थ साइड में, और बाकी ये जो प्रदेश थे वे ईस्ट साइड में थे। तो इन लोगों ने स्विट्जरलैंड की एक जगह है वियना, वहाँ पर ये लोग जुटे और इन लोगों ने वियना, चूँकि हम जानते हैं कि यह फ्रांस है, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर जर्मनी है, नीचे इटली ऊपर जर्मनी, ये फ्रांस, यह बीच में जो जगह था वह स्विट्जरलैंड था। यहाँ पर ये लोग जुटे और इन लोगों ने उस पुरातन व्यवस्था को, जो कि नेपोलियन के युद्ध विजयों के पहले की जो स्थिति थी, यानी क्रांति के समय की जो स्थिति थी, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसीलिए उसको हम लोग रूढ़िवादी पुनर्स्थापना कहते हैं। पहले जो स्थिति थी उसको इन लोगों ने कायम करने का प्रयास किया। और जो यह कांग्रेस था, वियना कांग्रेस, वहां पर इन लोगों ने जो संधि की उसको हम लोग वियना की संधि कहते हैं। इस संधि के द्वारा, चूंकि फ्रांस में हम जानते हैं कि लुई 16वां जो था वो बूर्बो वंश का शासक था, तो ये लोग पुनः फ्रांस में बूर्बो वंश का शासक बनाए लुई 18वां को। इन लोगों ने पोलैंड जो था उसको रूस के साथ मिला दिया। ऑस्ट्रिया जो था स्वयं कुछ प्रदेश ले लिया। पर्मा, मोडेना, टस्कनी में ये सब जो प्रदेश थे ये इटली के प्रदेश थे, इसको इन लोगों ने हैब्सबर्ग डायनेस्टी को दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग वह व्यवस्था चाहते थे ताकि फ्रांस पुनः सर न उठा सके, और उसके चारों तरफ इन लोगों ने एक मजबूत किलाबंदी कर दी अलग अलग राजवंशों की या अलग अलग देशों की। यह व्यवस्था को हम लोग मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि 1815 ईस्वी से लेकर मेटरनिक का जो पतन होता है 1848 ईस्वी में, उसके बाद ये इंग्लैंड भाग गया, तो इतना काल जो था वह लगभग 33 साल होता है। यह पूरे यूरोप को अपने हिसाब से चलाता रहा और वह व्यवस्था मेटरनिक व्यवस्था कही जाती है। क्योंकि मेटरनिक बहुत ही कठोर और बहुत ही पुरातनपंथी विचारधारा का था। वह तानाशाह के रूप में कार्य करना चाहता था, वह निरंकुशता का पोषक था, कभी भी वह राष्ट्रवाद की बात नहीं किया करता था। उसी समय जिस समय मेटरनिक व्यवस्था थी, चूँकि नेपोलियन ने अपने कोड के द्वारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के द्वारा, अपने विजयों के द्वारा, आर्थिक उदारवाद के द्वारा, सामाजिक और राजनीतिक उदारवाद के द्वारा लोगों में जहाँ जहाँ उसने युद्ध जीता था, जिन जिन देशों को अपने में मिलाया था, वहाँ के लोगों के दिमाग में एक राष्ट्रवाद की भावना जम चुकी थी और वे लोग स्वतंत्र होने की बात करने लगे थे। इसी क्रम में
इटली में मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। यह जो जो दो संस्थाएं थी, यह गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं थी। यह छिपे हुए, चूंकि मेटरनी के जासूस हर जगह थे, यह गुप्त संस्थाएं थी जो क्रांतिकारी संस्थाएं थी, और ये लोगों को उद्वेलित किया करती थी कि तुम इस तानाशाही के खिलाफ, तुम इस अधिनायकत्व के खिलाफ आवाज उठाओ। क्योंकि इटली में उस समय भी कार्बोनरी संस्थाएं थी जो पहले से यह काम कर रही थी, और मेजनी इसी कार्बोनरी का सदस्य भी था। लेकिन इसने अपनी एक संस्था बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। तात्पर्य यह था कि मेटरनी की व्यवस्था तो थी, लेकिन राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह लोगों के मन से मेटरनी निकाल नहीं सका था। और यह आगे देखेंगे किसी का परिणाम हुआ कि मात्र 15 साल के अंदर पूरे यूरोप में पुनः क्रांतियां होने लगीं। अगर मेटरनी की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती तो वह व्यवस्था लंबे अवधि तक चलती, लेकिन किसी को कितने दिनों तक आप दबा कर रख सकते हैं। जो मनोभावना उनके मन में, जो विचारधारा उनके मन में आ चुकी थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की, अब उस पर लगाम लगाना मेटरनी के लिए भी मुश्किल हो रहा था। 1815 ईस्वी में चार्ल्स नेपोलियन 1815 ईस्वी में फ्रांस में लुई 18 जो बुर्बो वंश का शासक था, इसको गद्दी मिली और इसने लोकतांत्रिक विचारधारा से शासन करने का प्रयास किया। यह बुद्धिजीवियों को, मध्यम वर्ग को, कुलीन को, पादरी को, सबको मिलाकर यह काम करना चाहता था, क्योंकि यह एक समझदार शासक था। लेकिन जैसे ही 1824 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, वहां पर चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा, और चार्ल्स दसम महत्वाकांक्षी शासक था। यह कहता था कि इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने से अच्छा है कि मैं कहीं मजदूर का काम करूं, क्योंकि इंग्लैंड के राजा को संवैधानिक अधिकार बहुत प्राप्त नहीं थे, सिर्फ नाम मात्र के वे राजा थे। पूरा अधिकार वहाँ के संसद में थी, वहाँ के प्रधानमंत्री यूज़ करते थे। तो यह कहा करता था कि अगर मैं राजा हूँ तो मैं पूरा शासन अपने हिसाब से करूँगा, लोकतंत्र के हिसाब से, राष्ट्रवाद के हिसाब से नहीं करूँगा। और इस तरह इसने पुनः क्रांति की जो विचारधारा पनप चुकी थी उसको दबाने का प्रयास किया। और इस आग में घी का काम इसका जो प्रधानमंत्री इसने बनाया, पोलिगनेक को 1830 ईस्वी में इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया। यह पोलिगनेक जो था, यह बहुत ही, क्या कह सकते हैं उसको, निरंकुश टाइप का व्यक्ति था। यह जितना चार्ल्स दसम सोचता था उससे 10 गुना ज़्यादा यह सोचता था, और इसने राजा को, चार्ल्स दसम को, एक 4 अध्यादेश जारी करने के लिए राजी करा लिया। इस 4 अध्यादेश में था कि लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको छीन लिया गया। इसने चुनाव में वोट देने का अधिकार धनी लोगों को दिया। इसने संपत्ति का अधिकार छीन लिया, और इसने एक नया चुनाव कराने का आदेश दिया। यह बात हुई 25 जुलाई 1830 को। 4 अध्यादेश लागू होता है 25 जुलाई 1830 को। अब बच्चों आप बताएं कि क्या फ्रांस इसका स्वागत करेगा? 26 जुलाई को ही फ्रांस के जितने नगरवासी थे, पेरिस के या और भी छोटे छोटे जगहों के या बड़े जगहों के, वे लोग सड़कों पर उतर आए और उन लोगों ने इस चारों अध्यादेश का खिलाफ किया। और इनका नेता कौन था?
अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में राजा ने भेजा था लफायते के नेतृत्व में एक स्वयंसेवक दल कि जाके तुम अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसमें अमेरिका के पक्ष में युद्ध करो। तो वह जो लफायते था जब वापस लौट के आया तो इनका नेता लफायते बना, और लफायते बहुत वृद्ध हो चुका था। लफायते के नेतृत्व में फ्रांस की जनता सड़कों पे आ गई और 27, 28 और 29 या 27 से लेकर 29 जुलाई 1830 फ्रांस पूरी तरह ठप हो गया। जहाँ देखिए वहीं क्रांतिकारी, जहाँ देखिए आक्रमण, मारना, पीटना, हत्या करना, अस्त्र छीन लेना, यानी अराजकता की स्थिति आ गई। इस 3 दिन को फ्रांस में विचित्र तनाव रहा, राजा परेशान हो गया। राजा अंत में चार्ल्स दसम गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। चूंकि यह क्रांति जुलाई में हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग फ्रांस की जुलाई की क्रांति कहते हैं या फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। पहली क्रांति 1789 ईस्वी और दूसरी क्रांति 1830 ईस्वी। अब हम आगे बात करेंगे कि एक और क्रांति होनी बाकी थी। तो यह मेटरनिक की व्यवस्था के चलते और चार्ल्स दसम के महत्वाकांक्षा के चलते फ्रांस में यह क्रांति हुई। तो अब चूंकि फ्रांस में क्रांति हो चुकी है और फ्रांस के जो सराउंडिंग से अगल बगल जो भी शहर हैं, जो भी देश हैं, वहाँ भी इसकी आग गई। मेटरनिक ने जो व्यवस्था कायम की थी वह अब छिन्न भिन्न हो रही थी। अब जैसे देखिए कि इसका असर कहाँ कहाँ पड़ा। स्पेन में फर्डिनेंड शासक थे। स्पेन देश जो था वहाँ फर्डिनेंड शासक थे। इनको मेटरनिक व्यवस्था के तहत, वियना संधि के तहत, ये बुर्बो वंश के शासक थे। इनको कुछ प्रदेश भी दे दिया गया था और इनको रखा गया था। वहाँ पर युद्ध लोगों ने क्रांति की फर्डिनेंड के खिलाफ, और इन लोगों ने सुधार की मांग की कि आप जो शासन कर रहे हैं इसमें फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के खिलाफ कुछ बातें होनी चाहिए। और फर्डिनेंड ने समय की नज़ाकत को समझा और 1832 ईस्वी में इसने अपने संविधान में संशोधन करके लोगों को शांत किया। यानी फ्रांस की दूसरी क्रांति का असर स्पेन पर पड़ा। पुर्तगाल भी फ्रांस से सटा हुआ देश था। वह 2 व्यक्ति थे, डोम मिंगुएल और डोला मारिया। डोम मिंगुएल और डोला मारिया, ये दोनों राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, लेकिन ये उग्र थे और ये थोड़ा रीजनेबल थे। ये प्रतिक्रियावादी थे। डोम मिंगुएल को हम कह सकते हैं कि रिएक्शनरी थे, प्रतिक्रियावादी थे, और डोला मारिया पूरी तरह राष्ट्रवादी थे। पुर्तगाल की जनता डोम मिंगुएल और डोला मारिया दोनों से प्रभावित थी। अब सवाल, जब वहां भी क्रांति की आग जल चुकी थी, वहां भी अब लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक हो चुके थे, तो उन लोगों ने डोम मिंगुएल की बात की अनसुनी की और डोला मारिया की बात को आगे बढ़ाया, और डोला मारिया के नेतृत्व में पुर्तगाल में क्रांति हुई और वह सफल रहा। अब आइए स्विट्जरलैंड। यह स्विट्जरलैंड फ्रांस के ठीक बगल में इटली और जर्मनी के बीच में एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। यहाँ कैंटन में पूरी शासन व्यवस्था बटी हुई थी, छोटे छोटे भागों में, जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं अपने यहाँ, वह कैंटन में थी। तो स्विट्जरलैंड का प्रशासन कैंटन में बटा हुआ था। वहाँ भी लोगों ने राष्ट्रवाद की बात की, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एक धर्म, आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी की बात की,
और वहाँ के शासक ने भी फ्रांस की दूसरी क्रांति के कारण वहाँ के लोगों की बात मानी। यह मानना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ समझने वाली बात है कि वह मेटरनिक की व्यवस्था के खिलाफ सारी बातें हो रही थी। मेटरनिक नहीं चाहता था कि राष्ट्रवादी विचारधारा इन देशों में हो, लेकिन हो चुका था। स्पेन में हो गया, पुर्तगाल में हो गया, स्विट्जरलैंड में हो गया। अब आइए बेल्जियम। बेल्जियम जो था वह वियना कांग्रेस में, वियना संधि के द्वारा हॉलैंड को दे दिया गया था। यह प्रदेश हॉलैंड को प्राप्त हो गया था। हॉलैंड के डच ग्रैंड डची थे, उनको मिल चुका था। अब बेल्जियम ने भी अपनी स्वतंत्रता की बात की, क्योंकि वह देख चुका था नेपोलियन कोड के द्वारा, वह देख चुका था फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों के द्वारा, और वह वहाँ के दार्शनिकों की बात को समझ चुका था। इसने स्वयं को आज़ादी की बात की, अलग करने की बात की, कि मैं, चूँकि हॉलैंड वासी बेल्जियम के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते थे। जो अधिकार हॉलैंड के लोगों को प्राप्त था, वह अधिकार बेल्जियम के लोगों को प्राप्त नहीं था। परिणाम यह हुआ कि 1831 ईस्वी में हॉलैंड को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। यह फ्रांस की क्रांति का असर था। अब देखें पोलैंड। ये जो मैं बता रहा हूं, यह आप लोगों को समझना चाहिए कि यह फ्रांस की दूसरी क्रांति का असर था। अगर क्रांति न होती तो इन देशों में इस तरह की बातें न उठती। इनके अंदर यह बात उठाने का अगर जोश आया, ताकत आया, तो फ्रांस की क्रांति के कारण, कि जब वहाँ का चार्ल्स दसम भाग सकता है इंग्लैंड, वहाँ जब सत्ता परिवर्तन हो सकती है, तो हमारे यहाँ भी हो सकती है। यह मनोभावना उनके अंदर जगी और वह मेटरनिक के उस कुठाराघात प्रशासन से अपने को अलग करने का प्रयास करने लगे। पोलैंड जो था, यह वियना कांग्रेस के द्वारा रूस को दिया जा चुका था। इसको रसा में मिला दिया गया था। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम हॉलैंड से अलग होने की बात करने लगा और हो गया 1831 में, उसी तरह पोलैंड भी अपने को रूस से अलग करने का प्रयास किया। लेकिन रूस ताकतवर ज़्यादा था, वह हॉलैंड की तरह नहीं था। यहाँ के क्रांतिकारियों को, पोलैंड के क्रांतिकारियों को रूस ने बुरी तरह प्रताड़ित किया और उनको दबा दिया, उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, यहाँ की क्रांति असफल हो गई। पोलैंड अभी भी रूस के कब्जे में रहा, लेकिन आवाज़ उठाना रूस जैसे शक्तिशाली देश के लिए यही बहुत बड़ी बात थी, और यही फ्रांस की दूसरी क्रांति की सफलता थी। कम से कम आवाज़ तो उठा। अब देखें इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी, ये दोनों नेपोलियन के पहले एकमात्र भौगोलिक मात्र थे। कोई बहुत ध्यान से देशों को जानता ही नहीं था, क्योंकि खंड खंड में बटे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। अब परमा, मोडेना, टस्कनी हो, सिसिली हो, नेपल्स हो, उसके बाद ये सब अलग अलग छोटे छोटे प्रांत में बटा हुआ था। नेपोलियन ने उनको अभिव्यक्ति मात्र से, भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र से एक देश का दर्जा देने का प्रयास किया और उनको एकजुट किया। उसने जर्मनी में 39 का एक संघ बनाया, इटली में जर्मलाइन संघ बना। इस तरह वे एकीकरण की जो शुरुआत थी वह नेपोलियन ने कर दी थी। और आगे हम देखेंगे कि कुछ ही वर्षों के बाद इटली और जर्मनी एक स्वतंत्र देश के रूप में, सशक्त देश के रूप में, एकीकृत देश के रूप में यूरोप में आगे आएंगे। लेकिन अभी तक उसमें उस तरह की मनोभावना नहीं थी। इनको अलग अलग राज्यों को, देशों को बांट दिया गया था। कुछ प्रसा को दे दिया गया था, कुछ स्पेन को दे दिया गया था, कुछ ऑस्ट्रिया अपने पास रखा था। यानी उनका बंटवारा किया गया था ताकि ये दोनों देश, इटली और जर्मनी, एकीकृत न हो सकें। और वहाँ पर अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा
कि वहाँ पर यंग इटली और यंग जर्मनी नाम की गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं बनकर उस राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रही थी। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने देखा कि फ्रांस की दूसरी क्रांति का बहुत ही विहंगम असर, विस्तृत असर यूरोप के अन्य देशों पर पड़ा, जिसमें कि स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और जर्मनी प्रमुख हैं। और इंग्लैंड और फ्रांस पर तो पड़ा ही पड़ा, क्योंकि फ्रांस में चार्ल्स दसम को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और फिर नई सरकार बनी 1830 में। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।